हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है उत्तराखंड ट्रेजेडी 2021। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ और उत्तराखंड ही जो है उसमें बार बार ऐसे इंस्टांसेस क्यों हो रहे हैं। इस पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की क्या कहना है। हिंदू कुश हिमालयन रिपोर्ट 2019 जो है उसने इसके बारे में क्या कहा, इसमें डैम्स का कितना रोल है, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने चोपड़ा कमेटी फॉर्म की थी उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, कैसे क्लाइमेट चेंज का इसमें जो है रोल है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए। मेरी प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को टिल एंड ज़रूर देखें ताकि आप उत्तराखंड ट्रेजेडी को जो है और अच्छे से जान पाएँ और हम सब लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो कम हो, क्योंकि ना होना तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फरवरी 7 को जो है उस दिन वहाँ पे क्या हुआ। तो वहाँ पे जो एक स्नो अवलांचे आया। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि फरवरी 7 को जो है उस दिन वहाँ पे उत्तराखंड में क्या हुआ। तो वहाँ पे एक लैंडस्लाइड के चलते जो है स्नो अवलांचे आया, जिससे कि फ्लैश फ्लड्स आ गए ऋषि गंगा रिवर में। जो ऋषि गंगा रिवर है जो ये ट्राइब्यूटरी है अलकनंदा की, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, और जिसके चलते बहुत सारी जो है कीमती जाने गई, जो कि माइग्रेंट्स भी थे और जिसमें जो लोकल्स थे वो भी। और उसके अंदर जो है एक 13.2 मेगावाट का ऋषि गंगा स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कम्प्लीटली जो है बह गया, वॉश अवे हो गया। और अंडर कंस्ट्रक्शन 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ जो प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का धौली गंगा रिवर पे, वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये उसके 2-3 दिन की बाद की इमेज है, जिसमें ये अंदाज लगाया जा रहा था कि यहाँ जो ट्रेजेडी है ये कितनी दूर तक जो है वो फैलेगी। तो सबसे पहले इस लोकेशन पे जो है वो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ रैनी विलेज में, चमोली में, गढ़वाल हिमालयाज में, जिसके चलते जो है धौली गंगा जो थी उसमें जो था पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि विष्णु प्रयाग की तरफ जो है वो बहना चालू हो गया। और इस पॉइंट पे जो है अलकनंदा रिवर में इतना ज़्यादा जो पानी का फ्लो था, उसके चलते जो अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ जो प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया उसके अंदर। और फाइनली प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि यही जो स्ट्रीम है उत्तराखंड में श्रीनगर, उसके बाद देवप्रयाग, फिर ऋषिकेश और हरिद्वार तक जो है पूरा जो है अनुमान लगाया जा रहा था कि जो मड है उसका भी फ्लो होगा और उससे जो है वो डिस्ट्रक्शन भी इन एरियाज में जो है वो होगी। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में कि कैसे जो कंप्लीट एकदम जो मड है उसी का जो है वो लगातार फ्लो है, कैसे जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कंप्लीटली जो है सबमर्ज्ड हो गया इस मड में। पहले ये अंदाज लगाया जा रहा था कि शायद कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है, ये कि ऊपर कोई ग्लेशियर लेक होगी जिसके चलते जो है ये फ्लड हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जो सैटेलाइट की जो इमेज आई उससे ये क्लियर हो गया कि कैसे ये लैंडस्लाइड एवलांचे इवेंट था, जो कि 5600 मीटर के अल्टीट्यूड पे स्टार्ट हुआ और जिसके चलते जो फ्लड आया। तो अगर हम इस इमेजेस को देखें तो अगर हम 6 ऑफ फरवरी की इमेज देखते हैं तो ये जो प्लेस है रैनी, यहाँ पे जो है वो अवलांचे आया। तो देखिए आप देख सकते हैं इस जगह पे जो है फ्रेश स्नो इंडिकेट की हुई है और इस तरफ जो है धौली गंगा है, इधर ऋषि गंगा है और फाइनली मर्ज होके वो अलकनंदा का पार्ट है। और उसके बाद जो अवलांचे का जोन है ये है, इस एरिया में जो है वो अवलांचे आया और आप देख सकते हैं किस तरह से जो डेब्रीज हैं किस तरह से पूरे एरिया को जो है वो कवर कर ली। एक दिन पहले की इमेज कुछ और थी और एक दिन के बाद की जो इमेज है और है। इस इमेज से सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि ये कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट नहीं था। तो माना ये जा रहा है कि जो नंदा देवी जो ग्लेशियर है उसी के पास से जो कोई रॉक थी वो सडनली नीचे गिरी, जिसके चलते कि लैंडस्लाइड की इवेंट हुई जब वो नीचे आके गिरी और वहां उसी से जो एवलांचे आया। लेकिन उस एवलांचे से क्या था कि वो इतनी दूर दूर तक जो था, जब वो स्ट्रक डाउन हुआ तो उसके चलते जो है उस जगह पे बहुत सारी हीट जनरेट हुई, जिससे वहां जो आइस थी
वो भी वहाँ से जो है मेल्ट डाउन हो गई। उसी के साथ ही जितनी रॉक और डेब्रिस मोरेन जितना था, वो सारा जो है आगे की तरफ जो मलबा है वो बह गया, जिसके चलते जो है आगे के एरिया में अगर देखेंगे कंप्लीटली मड थी। और जिस एरिया में ये हुआ है पर्टिकुलरली जो उत्तराखंड की जो जियोलॉजी है, इसमें ऑलरेडी जो थ्रेट ऑफ लैंडस्लाइड है वो पहले ही बहुत हाई बताया जाता है। इसमें जो जितनी भी मेजर टूरिस्ट लोकेशंस है, गोपेश्वर, जोशीमठ, बद्रीनाथ, ये सारे हाई हैजर्ड एरियाज में से लेके वेरी हाई हैजर्ड जोन्स में आते हैं लैंडस्लाइड के लिए। और उसी में जो है चमोली टाउन भी जो है वो भी वेरी हाई हज़ार्ड जोन में आता है लैंडस्लाइड के लिए। लेकिन इसमें इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो यही था कि जो नंदा देवी ग्लेशियर है, वहाँ ये जो इवेंट हुई वो कोल्ड विंटर मंथ में हुई। तो ग्लेशियर आइस शीट मास लॉस जो है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन कुछ जगह ये भी बताया गया है कि इस बार उत्तराखंड में जो स्नोफॉल है वो भी उतनी नहीं हुई जितनी लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर हुई थी। धीरे-धीरे जो है स्नोफॉल जो है इन एरियाज़ में कम रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज को ही इंडिकेट करता है। अब हम बात करेंगे कि व्हाय उत्तराखंड, उत्तराखंड ही क्यों वल्नरेबल है? एक से एक बात जो है उत्तराखंड में लगातार जो है ऐसे इंस्टांसेस क्यों आ रहे हैं? अगर आप रेगुलरली उत्तराखंड को वॉच कर रहे होंगे, तो हर ईयर मॉनसून में कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया में जो है आप ऐसी सिचुएशन देखते ही हैं कि सडनली क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। और वहाँ पे ऐसी जो सिचुएशंस हैं एवरी ईयर जो है वर्स होती जा रही हैं। तो उसमें सबसे पहला रीज़न ये है जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि जो उत्तराखंड है वो यंग और अनस्टेबल माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है। वहाँ जो माउंटेन्स हैं वो अभी यंग है, फॉर्मेशन पीरियड में है अभी भी, और अनस्टेबल हैं। और उस एरिया में जो है रेनफॉल जो है बहुत इंटेंस होती है। और बहुत सालों से जियोलॉजिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने इस चीज़ पे जो है अपनी चिंता जताई है। उन्होंने वॉइसेस भी रेज़ की हैं कि वहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज, रैपिड इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के चलते, और जो लगातार इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रही है उस एरिया में, उसके चलते जो है वहाँ पे जो डिज़ास्टर हैं, उसके होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। जो आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उनकी जो स्पेशल रिपोर्ट थी ओशियन और क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, उसमें भी ये क्लियर बताया गया था कि अब हिमालयन रीजन्स में क्या है कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आएंगी। उसी के साथ साथ ही उन्होंने कहा था कि अब वहाँ पे जो फ्लड्स हैं, एवलांचेस हैं और जो लैंडस्लाइड्स हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। और उसमें ये भी बताया गया था कि अब आगे मॉनसूनल जो रेन्स हैं, जो मॉनसून में जो रेन होती है उसके भी पैटर्न में जो है चेंजेस आएंगी, जिसके चलते कि फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स जो हैं वो स्टेट में बढ़ते चले जाएंगे। इसी में अगर हम बात करें तो 2013 में जो केदारनाथ में जो फ्लड्स आए, उसमें भी कितना जो है वो स्टेट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसमें भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जो एक हैवी रेनफॉल हुई, जिससे कि पहले जो रिवर ट्रेनिंग वॉल थी वो डिस्ट्रॉय हुई। फिर एक लैंडस्लाइड आया और जिससे सडनली जो है चौराबाड़ी जो लेक थी उसके ब्रीच के चलते जो है पूरा केदारनाथ जो टाउन है वो एकदम तहस-नहस हो गया। और इसमें जो है अनप्लान्ड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। इसी में अगर हम देखें तो जो कश्मीर में 2015 में फ्लड्स आए, उनमें जो भी है अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जितने भी ये हिमालयन स्टेट्स हैं, इन सब की जो इकोलॉजी है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही जो है वो वीक है। तो इसमें जो है अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसके जो है प्रो और कॉन्स को पहले जो है वो देखना चाहिए। हम एक छोटी-सी लुक डालते हैं कि पिछले 3 डिकेड्स में जो है उत्तराखंड में ऐसे और कौन से डिज़ास्टर्स आए हैं। तो 1991 में उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया 6.8 मैग्नीट्यूड का। उसके बाद 98 में मलपा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कि एक छोटा गाँव था मलपा जो कंप्लीटली लैंडस्लाइड में जो है वो वाइप आउट हो गया। उसके बाद 1999 में ही चमोली में अर्थक्वेक आया 6.8 मैग्नीट्यूड का। और उसके बाद 2013 में जो फ्लड्स आए उसका सबको ही पता है कि वो कितने डिजास्टर्स थे, उसमें कितने लोगों की जान गई। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई मेजर साइंटिफिक रिपोर्ट आती है, अगर न्यूज़पेपर में भी आती है, तो हम सब उस पे अपना फोकस दें। वो रिपोर्ट हमारे लिए ही बनी होती है, हम लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि हमें भी पता हो कि क्या सिचुएशंस हैं, क्योंकि इसमें सबकी जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तब हिंदू कुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, इसने क्लियरली कहा था
कि 1/3 जो हिंदू कुश हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट डाउन कर जाएंगे 2100 तक। और इससे जो रिवर, जितनी भी एशिया में जो रिवर्स हैं जो हिमालयन के ग्लेशियर्स पे बेस्ड हैं, उन सब में जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने सब कंट्रीज को कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट्स की हैं वो उनको जो है वो फुलफिल करें। और उन्होंने कहा था कि जितनी भी इकोलॉजी को डिस्ट्रक्ट करने वाली एक्टिविटीज उस एरिया में होंगी जिससे इकोलॉजी हार्म होती है, उससे जो है डिजास्टर्स जैसे कि लैंडस्लाइड जैसे वो और ज्यादा जो है इंटेंसिफाई और ज्यादा जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम देखें कि उस रिपोर्ट में कंक्लूसिव क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था कि अगर इमिशंस को स्लैश कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ग्लोबल एवरेज जो सरफेस वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की होगी और हिंदू कुश हिमालय में उससे 2.1 डिग्री का जो है वो टेम्परेचर राइज होगा और अ थर्ड, 1/3 जो है वो आइस लॉस्ट होगी। और उन्होंने कहा कि अगर जो इमिशंस है उनको कंटेन किया जाए, जितनी है अगर उतनी ही रहने दी जाए, कम इसमें जो है कम करने की बात की गई। इसमें कहा गया अगर कंटेन कर लिया जाए तो ग्लोबल एवरेज वार्मिंग जो है 2 डिग्री सेल्सियस की होगी और जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है उसमें 2.7 डिग्री का टेम्परेचर राइज जो है वो होगा और आधी जो आइस है वो लॉस्ट हो जाएगी। और अगर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता गया, इमिशंस को नहीं रोका गया, तो ग्लोबल एवरेज वार्मिंग जो है 4 to 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी और इस एरिया में जो है 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जिससे कि 2/3 जो है वो आइस लॉस्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें हिंदू कुश हिमालयस में, तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये कंट्रीज लाई करती हैं, जिसका टोटल एरिया 4.2 मिलियन स्क्वायर है। और बहुत मेजर रिवर बेसिन्स हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आमू दरिया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंदस, इरावदी, मेकोंग, सिल्वीन, तारिम, जेंतेंजे और येलो रिवर। और अगर हम रिवर बेसिन पॉपुलेशन की मिलियन में बात करें तो गंगा रिवर 580 मिलियन जो है लोग इस गंगा बेसिन पे जो है गंगा बेसिन में रिजाइड करते हैं। और 4 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं जिसमें 35,000 प्लस प्लांट स्पीशीज जो हैं उनको खतरा है, 200 प्लस एनिमल स्पीशीज हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें कि इससे कितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 337.8 मिलियन लोगों की लाइफ पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कितना सीरियस है और कितना इम्पोर्टेंट है इतनी लाइफ्स को सेव करने के लिए। अब हम वापस उत्तराखंड की सिचुएशन पे आते हैं। उत्तराखंड में अभी जो इंसिडेंट हुआ, इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये था कि जून 26, 2019 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर में क्वेश्चन किया था कि जो ऋषि गंगा की जो साइट थी वहां पे एक्सप्लोजिव्स को यूज क्यों किया गया, क्योंकि और उसी के साथ साथ ही उस एरिया में डैम कंस्ट्रक्शन के नाम पे इलीगल माइनिंग हो रही थी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं द हिंदू से ली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा ली हूँ और आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ। तो जो ऐसे फ्रेजाइल हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, भले वो रोड हो, डैम कंस्ट्रक्शन हो, उसके लिए एक्सप्लोजिव्स को यूज करना जो है वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा जब भी डैम्स कंस्ट्रक्ट होती हैं तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। और इवन डैम्स क्यों, अब वहां जो चार धाम जो हाईवे जो प्रोजेक्ट बन रहा है, आप सब लोग अगर जो लोग उत्तराखंड से हैं वो लोग भी उसको देख रहे होंगे और जो लोग उसको विजिट किए होंगे लास्ट 1-2 ईयर्स में वो भी देखे होंगे कि रोड्स की हालत कैसी है, किस तरह जो है साइड में कोई भी जो है वो जो ट्री है वो नजर ही नहीं आता है। तो जब भी कोई ऐसी बड़े लेवल पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कहा जाता है कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन होगी, जितने पेड़ काटे गए उससे डबल जो है वो लगाए जाएंगे, बट ये सिर्फ नॉर्म है जिसको कि फॉलो नहीं किया जाता है। और इस पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे रेन फॉरेस्ट है, तो अगर आप किसी डेवलपमेंट के लिए अगर रेन फॉरेस्ट को जो है वो कट कर देते हैं, तो अगर आप कहें कि हम रेन फॉरेस्ट दोबारा ग्रो कर देंगे तो ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लो। ऐसे ही जो है उत्तराखंड जैसे एरिया का जो है वो केस है, जो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी उसको कोई भी अफॉरेस्टेशन जो है बाद में कंपनसेट नहीं कर सकती। उससे बड़ा जो सीरियस थ्रेट वो ये है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसको एक सेपरेट जगह पे जो है वो डंप करना चाहिए, उसके उसकी जगह जो है उसको रिवर्स में डंप किया जा रहा है। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हम लोगों ने खुद देखी। इन 2018 आई विजिटेड उत्तराखंड और हम लोगों ने खुद देखा कि जो रोड साइड जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें जितना भी मटेरियल है उसको सीधा जो है वो रिवर्स में डंप किया जा रहा है। तो इससे एक चीज कंक्लूड हो गई कि जो डिजास्टर उत्तराखंड में आया है वो कहीं भी नेचुरल नहीं है, उसमें ह्यूमन हैंड बहुत ज्यादा है।
अब बात करेंगे कि जो डैम्स हैं वो विक्टिम ही नहीं है डिजास्टर के, बल्कि दे इनफैक्ट एग्जैबरेट डिजास्टर्स, वो सिचुएशन को और ज्यादा जो है वो वर्स बनाते हैं। जब अक्टूबर 2013 में जब फ्लड्स आए, उसके बाद ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को कहा एक एक्सपर्ट बॉडी को फ्रेम करने के लिए कि क्या जो 2013 के फ्लड्स आए थे उनमें डैम्स का रोल था कि नहीं। उसी में सीन में जो है वो चोपड़ा कमेटी सामने आती है, जिसकी रिपोर्ट की 2014 में दी गई। इस रिपोर्ट में जो है क्लियरली मेंशन किया गया कि 2013 का जो फ्लड था उसमें डैम्स का रोल बहुत ज़्यादा था। मेनली सबसे बड़ा रीज़न था कि जो रिवर बेड्स थे उनमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के चलते डैम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मक बहुत ज़्यादा था, जो मलबा था वो बहुत ज़्यादा था। अब डैम नेचुरली रिवर पे ही कंस्ट्रक्ट हो रही है, और उस रिवर का बेड अगर जो है अगर कंप्लीटली मलबे से भर दिया जाएगा तो रिवर की जो पानी कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम जाएगी, और पीछे से अगर फ्लड आएगा तो रिवर ऑलरेडी जो है नीचे से पूरी मक से भरी हुई है, तो नेचुरली वाटर जो है ओवरफ्लो करेगा और जो फ्लड है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। और रिपोर्ट ने इस चीज का भी प्रूफ दिया कि डैम्स आर नॉट ओनली डैमेज्ड इन फ्लड्स, दे आल्सो कॉज इमेंस डैमेज इन डाउनस्ट्रीम एरियाज। दिस इज बिकॉज एज फ्लड्स डैमेज अ बैराज, they increase the destructive capacity of the water that flows downstream of the barrage। उन्होंने इस चीज में क्लियर कहा कि सिर्फ डैम्स जो है वही फ्लड्स में डैमेज नहीं होती, बल्कि जो डाउनस्ट्रीम एरिया, आप सपोज एक रिवर है आगे बह रही है, पीछे से जब पानी बहुत फ्लो से आएगा, आगे की रिवर कंटेन नहीं कर पाएगी, तो उतनी स्पीड से पानी जो है नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम एरियाज में जाएगा, और उन एरियाज में भी जो भी सामने चीज आएगी उसको बहाता चला जाएगा। जो चीज की उत्तराखंड की अगर आप डिजास्टर की वीडियोस भी देखें तो आप क्लियरली इस पॉइंट को खुद ही कोरिलेट कर सकते हैं बिना किसी स्टडी के, कि इसके चलते जो है कितनी दूर तक जो है वो डिस्ट्रक्शन जाती है। और इस रिपोर्ट ने क्लियरली ये कहा था, और चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट ने क्लियरली ये सजेस्ट किया था कि 24 जो प्रपोज डैम प्रोजेक्ट्स थे उनमें से 23 को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन मैटर अभी तक भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस पे जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बावजूद जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली जो है प्लान कर रही है डैम्स को बिल्ड करने के लिए ऐसा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो अगर रैम्पेंट डैम बिल्डिंग होगी तो कितनी वो है वो स्टेट के लिए डिजास्टर होगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसी पे हम बात करते हैं कि आर एक्सपेंसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट टुडे, कि जो बड़े बड़े एक्सपेंसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं क्या उनकी इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली उत्तराखंड जैसे एरिया में करनी चाहिए। तो पावर मिनिस्ट्री ने जो है वो राज्यसभा में स्टेटमेंट में बताया था कि 8 प्रोजेक्ट्स 2490 मेगावाट के अभी भी जो है उत्तराखंड में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मोस्ट ऑफ देम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इसी पे एक और डिस्कशन करते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है IREA, उन्होंने एक एस्टिमेट में बताया था कि जो एवरेज जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में जो खर्चा हो रहा है वो $0.060 पर किलोवाट आवर के हिसाब से जो है वो स्पेंड हो रहा है। और उसी में उन्होंने सिर्फ इंडिया की बात की, इंडिया के खर्चे की बात की, और उन्होंने इसको ग्लोबल जो है सोलर पार्क की कॉस्ट के साथ कंपेयर किया, जो कि है $0.068 किलोवाट पर किलोवाट आवर। तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी जगह अगर इन प्रोजेक्ट्स की जगह जो ऐसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज हैं इनमें अगर सोलर पावर और ऐसी एनर्जीज को अगर इन्हेंस किया जाए वो ज़्यादा बेटर होंगी रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग डैम्स इन सच फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स। अब हम इसमें क्लाइमेट चेंज का जो रोल है उसको जो है वो पढ़ेंगे। ऑलरेडी जो सिचुएशन है इतनी गंभीर है, उसी में टू मेक मैटर्स वर्स हिमालयन ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जो स्नो कवर है वो भी थिन हो रहा है। तो जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो और जो है पीछे जाते जा रहे, कमते जा रहे हैं, और जो स्नो कवर है बहुत कम है, जो बर्फ की जो स्नो की जो लेयर है वो भी बहुत जो है वो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। और रिसर्चेस में ये पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे जो है ग्लेशियल लेक्स जो हैं ज़्यादा फॉर्म होंगी और उनमें वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो भी ज़्यादा होगा, जिसका कि सीधा सीधा जो रीज़न है वो इंक्रीज टेम्परेचर के साथ है। तो इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि लेक कैसे जो है वो फॉर्म होती हैं। सपोज ये एक पीक है, आई एम सॉरी फॉर माई ड्राइंग, और सपोज यहाँ पे जो है ग्लेशियर है, तो ये जो ग्लेशियर है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में है,
माइनस टेम्परेचर्स में है। लेकिन जो ग्लेशियर होता है मूविंग आइस होती है, तो स्लोली स्लोली जब ग्लेशियर मूव करता है, जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे इसमें कुछ स्नो है जो है वो पिघलनी चालू हो जाएगी, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो एक लेक फॉर्म हो जाएगी और वो जो पानी मेल्ट होगा इसमें डिपॉजिट होता जाएगा। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज के चलते ये मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, स्नो कवर ज़्यादा होगा, इसकी भी एक कैपेसिटी है होल्ड करने की। फाइनली जैसा उत्तराखंड में हुआ था कि कोई भी लैंडस्लाइड आएगा, कुछ भी ऐसी इवेंट होगी, अगर ये उसका ये वाला बांध टूट जाएगा तो नेचुरली नीचे का जो एरिया है उसमें जो है फ्लड और ऐसी डिस्ट्रक्शन आने के चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम इस जो ग्लेशियर लेक्स हैं, अगर उसका इम्पैक्ट हम डैम्स पे देखें तो जो रिजर्वायर हैं उनमें रैपिड इंक्रीज या डिक्रीज आएगा क्लाइमेट चेंज के चलते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर जो ग्लेशियर्स हैं रिवर वाटर का वही सोर्स है, अगर तो ऐसी कोई लेक टूट जाती है तो रैपिड इंक्रीज आएगा, वो भी डैम के लिए जो है हार्मफुल है, और अगर पानी नहीं है तो वो भी जो है डैम के लिए हार्मफुल है। तो जो प्रोजेक्शंस लगाई जाती हैं ऑन द लाइफ ऑफ अ डैम रिजर्वायर, वो अब इन इवेंट्स के चलते जो हैं जैसे फ्लड्स वगैरह, उनके चलते अब वो जो प्रोजेक्शंस है बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगी। क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली हमने जो देखा, जो अभी फरवरी में जो डैम वॉश हो गया, तो उस हिसाब से जो है जो लाइफ ऑफ डैम जो प्रोजेक्ट की जाती है उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हमने देखा कि जैसे इसमें कहा गया है कि दैट कुड रैपिडली फिल अ रिजर्वायर विद मक एंड बोल्डर्स ब्रॉट अलोंग विद द फ्लड्स। तो यही सिनेरियो जो हमने पीछे इमेज में भी देखा है कि कैसे जो प्रॉपर जो डैम था, कैसे वो पूरा मक और बोल्डर से जो वो भर गया। और फिर दूसरा, उत्तराखंड का ये जो एरिया है, ये अर्थक्वेक का भी जो है इसमें थ्रेट बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड जो है सिस्मिक जोन 4 जो कि स्वेयर इंटेंसिटी होता है, सिस्मिक जोन 5 जो वेरी स्वेयर इंटेंसिटी होता है, उसमें लाई करता है। लेकिन तब भी इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए उस एरिया में जो है बहुत सारी जो डैम्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। अगर हम बात करें, एक इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि वहाँ पे जो रिवर काली है, दरमा है, रिवर काली, दरमा, गौरी, वेस्टर्न धौली, अलकनंदा, मंदाकिनी और जो भागीरथी है, ये सारी जितनी रिवर्स हैं ये सारी एक्टिव टेक्टोनिकली जो रीजन है उसमें लाई करती। अभी भी जो है अभी भी जो ये रीजन है ये एक्टिव रीजन है अर्थक्वेक्स के लिए। अभी जो इंडिया और नेपाल जो पंचवेश्वर डैम प्रोजेक्ट जो प्रपोज किए हैं 315 मीटर हाई, वो भी जो है काली रिवर के पास है कुमाऊं रीजन में, वहां ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है कि वहां 7.4 जो है उसके मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है उसके आने की जो है वो संभावना है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे एरियाज में डैम का रिस्क लेना कितना जो है वो डिजास्ट्रस हो सकता है। तो अगर आप इस इमेज में देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि उत्तराखंड का जो रीजन है ये जोन 4 और 5 दोनों में जो है वो लाई करता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन के लिए जो है वो डील कैसे किया जाए। तो सबसे ज़रूरी जो नीड ऑफ द आवर है वो है टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म क्राइसिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स एंड रिजिलियंस सॉल्यूशंस। तो इसके इमीडिएट स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले इन्वेस्ट करना इन रिजिलियंस प्लानिंग, स्पेशली इन फ्लड प्रिवेंशन एंड रैपिड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले ये है कि अब एक एक एक्टिविटी जो है वो ट्रिगर हो चुकी है, तो ऐसे इवेंट्स जो हैं लगातार फेस कर रही है स्टेट। तो सबसे पहले फ्लड प्रिवेंशन, रैपिड रिस्पॉन्स, इन सारी चीज़ों को जो है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कैसे जो है ऐसी सिचुएशन से जो है वो जूझा जाए, सडनली जो है कैसे प्लान किया जाए। नेक्स्ट है क्लाइमेट प्रूफिंग की जाए। क्लाइमेट प्रूफिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज जितने रोड्स हैं उनको स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी से बनाया जाए, जो कमज़ोर नेटवर्क्स हैं उनको जो है दोबारा से स्ट्रेंथ किया जाए, जो ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, उनको उनकी जो स्ट्रेंथनिंग है उस पर फोकस किया जाना चाहिए। फिर जो रिवर की जो इम्पैक्ट जो रिवर्स के जो किनारे हैं उनको जो है साइंटिफिक नाउ हाउ से जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि अगर उसमें लेवल राइज करता है पानी का, पीछे से फ्लड ज़्यादा आता है, तो ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो, रिवर कम ओवरफ्लो करे। नेक्स्ट है रीअसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर एंड अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि कुछ एरिया में जैसे जो है हाइड्रो पावर की ज़रूरत, जो हाइड्रो पावर है वो सुटेबल नहीं है। वन साइज फिट ऑल की जो मेंटालिटी है उसको अब चेंज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है उसमें डाइवर्स जो है जोन्स हैं और हर जोन की जो है डिमांड डिफरेंट है।
तो जो उत्तराखंड जैसी जो फ्रेजाइल जगह है वहाँ पे जो है हाइड्रो पावर को अवॉइड करके अल्टरनेटिव्स पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो जैसे 2004 में जो सुनामी आई थी, उसके बाद जो है जैसे वार्निंग सिस्टम जो है वो बनाया गया कोस्टल एरियाज़ के लिए। सिमिलरली जो है हिमालयस के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहिए, ताकि एट लीस्ट जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए, उनको वो अवेयर हों ऐसी सिचुएशन से। पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को जो है वो फ्रेम करना चाहिए, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो उस एरिया के लिए जो खतरनाक है उनको स्ट्रिक्ट किया जाए, जो कि उस जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट है एरिया पे। उसी के साथ ही रिस्पॉन्सिबल इको और रिलीजियस टूरिज्म जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ये हिमालयन स्टेट्स हैं इनकी जो फुटफॉल की लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। हर एरिया की एक लिमिट है। जैसे अगर मैं आपको इसमें हट के एक एग्जांपल देती हूँ शिमला की। जैसे शिमला में अगर हम पिछले 2-3 साल की न्यूज़ देखें तो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि उस एरिया की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है ओवर पॉपुलेटेड वो जगह हो गई। तो जितने भी ऐसे ज़ोन्स हैं, उनकी जब भी लिमिट क्रॉस होगी तो वहाँ पे जो ऐसी सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सिमिलरली चारधाम प्रोजेक्ट के बाद हो सकता है टूरिस्ट इनफ्लो जो है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसमें टूरिज्म पॉलिसीज़ फ्रेम होनी चाहिए जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स की एंट्री होनी चाहिए, ताकि इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, बस पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। Next is investing in training and capacity building to educate and empower local communities to prevent and manage risk effectively. सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि वही लोग हैं जो उस डिज़ास्टर को सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। और उन लोगों को एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, कहा जाता है कि उन लोग हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है। It is said that those who fail to learn from history are doomed to suffer from it repeatedly. और एक स्टार्क कॉम्बिनेशन देखिए कि ये जो डिज़ास्टर हुआ रेनी विलेज में हुआ, और रेनी विलेज जो है एक प्राउड प्लेस है उत्तराखंड की, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे जो है चिपको मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। तो कैसे जो है सब लोग इकोलॉजी के लिए एक साथ आए। आज उसी स्टेट में उसी जगह पे ऐसा डिज़ास्टर हुआ है, तो कहीं न कहीं लोगों को जो है इससे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो। जैसे इसमें मैं एक कंसेप्ट ऐड करना चाहूँगी जो मैं नहीं ऐड की हूँ, वो ये है हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। हीट आइलैंड इफ़ेक्ट ये कहता है हीट आइलैंड इफ़ेक्ट ये कहता है कि जो हिमालयन रीजन है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं बाकी माउंटेन रीजन से। पहले वहाँ पे अगर आप पुराने घर देखें तो वहाँ पे वुडन के, या कह लो कि जो ट्रेडिशनल जो स्टोन मेसनरी जो पत्थरों के घर बनते थे, पहले वही घर होते थे। लेकिन अब वहाँ पे जो है लगातार जो है कंक्रीट की बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि जितनी भी कंक्रीट यूज़ करेंगे, ये जितना भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, जितनी भी कंक्रीट है, ये ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्ब करते हैं। फिर जब उसी हीट रेडिएशन से बाद में उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो राइज़ होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं इन कंपैरिज़न टू विलेजेस। तो इसी को हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कहा जाता है, जो कि उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वहाँ के लोगों को जो है अपना जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको ज़्यादा जो है फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के लिए सूटेबल हैं, रेदर देन वो ज़्यादा मॉडर्नाइज़ेशन में आएँ। ऐसा नहीं है, मैं इसमें ये नहीं कहना चाहती कि डेवलपमेंट एसेंशियल नहीं है। डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल, हाउएवर इट नीड्स टू बी कंडक्टेड सस्टेनेबली। इसी के साथ ही हमारा जो डिस्कशन है यहाँ पे कंक्लूड होता है। मेरी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो पाएँ, और पर्टिकुलरली जो यूथ है वो अवेयर हो कि किन प्रोजेक्ट्स को स्टेट में जो है अलाउ करना है, और किन के लिए जो है उन लोगों को जो है वो खड़े होना है, अपनी वॉइस जो है वो रेज़ करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।